हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत राज्य से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं महत्वपूर्ण वो देख रहे हैं। राज्य में अभी तक मैंने आपको राज्यपाल के विषय में बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं, और वो हमारी कार्यपालिका का प्रमुख होता है, हमारे स्टेट एजुकेटिव का चीफ होता है। इस रूप में हम लोगों ने अभी तक राज्यपाल के विषय में देखा। लेकिन कार्यपालिका वास्तविक रूप से जो है वो मंत्रिपरिषद के रूप में कार्य करती है। तो अब हम लोग सबसे पहले कार्यपालिका को कंप्लीट करते हैं। जैसे केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होती है, उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। तो राज्यपाल के विषय में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं राज्य मंत्रिपरिषद या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे पहले संरचना या स्ट्रक्चर, इसकी संरचना या स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि राज्य मंत्रिपरिषद में, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या राज्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित तीन प्रकार के मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं या अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक, संरचना के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि तीन प्रकार के मंत्री। सबसे पहला मुख्यमंत्री, दूसरा कैबिनेट मंत्री और तीसरा राज्य मंत्री या स्टेट मिनिस्टर। ठीक, तो संरचना में ये तीन प्रकार के मंत्री शामिल हैं: मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री या स्टेट मिनिस्टर। ये तीन प्रकार के मंत्री हैं। मुख्यमंत्री जो है वो राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का चीफ होता है, राज्य सरकार का प्रमुख होता है, चीफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें। कैबिनेट मंत्री मंत्रालय या विभाग का प्रमुख होता है, मंत्रालय या विभाग का प्रमुख होता है। और राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का सहयोगी होता है या असिस्टेंट होता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री का सहयोगी होता है या असिस्टेंट होता है। ठीक, मुख्य, अब यहां अगर हम केंद्र में देखें तो सेम वैसे यहां प्रधानमंत्री था, यहां बिल्कुल कैबिनेट मंत्री बिल्कुल वैसे का वैसा था और राज्य मंत्री वहां भी था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब इसको देखते हैं एक वेन डायग्राम, जैसे हमने केंद्र के अंतर्गत बनाया था उसी तरह से यहां पर हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। तो आप देखिए, अगर सबसे इनर सर्किल जो मेन सर्किल या धुरी के रूप में होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, सीएम होता है। उसके बाद फिर कैबिनेट मिनिस्टर, और सबसे आउटर सर्किल जो होता है वो राज्य मंत्री का होता है। ठीक, वो राज्य मंत्री का सर्किल माना जाता है। तो ये हमारा जो है, ये अगर देखा जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद का सर्किल है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद, जिसमें आप देख रहे हैं कि हम कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं और राज्य मंत्री। सबसे आउटर सर्किल जो है वो किसका है? राज्य मंत्री का है। अब कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री के सर्किल को अगर आप इसको देखें तो इन दोनों को मिलाकर हम इसी को कहते हैं कैबिनेट या मंत्रिमंडल।
ठीक है। अब ये क्योंकि राज्य का है तो हम क्या कह देंगे, राज्य की कैबिनेट, ठीक, या राज्य का मंत्रिमंडल, ठीक है। इस रूप में हम इसे यहां पर बोलते हैं। तो अब मंत्रिपरिषद का मतलब क्या हुआ, सभी प्रकार के मंत्रियों का समूह, सभी प्रकार के मिनिस्टर्स का या सभी प्रकार के मंत्रियों का समूह। और कैबिनेट का या मंत्रिमंडल का मतलब क्या हुआ, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री का समूह। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है उसी को हम ये कहते हैं कि यहां पर वो कैबिनेट है, ठीक है। अब दो तीन चीजें यहां पर और इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो अब जैसे अगर आप ये कहा जाए उत्तर प्रदेश के विषय में कि योगी आदित्यनाथ ने या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई, तो इसका मतलब उन्होंने किसको बुलाया, कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया, ठीक है। जो यहां पर राज्य मंत्री होंगे, जो कैबिनेट मंत्री के असिस्टेंट होंगे, उनको उसमें नहीं बुलाया जाएगा, वो सबसे आउटर सर्किल में है, ठीक है। तो उनको नहीं बुलाया जाएगा, वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का तो हिस्सा है लेकिन वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इस रूप में जो है ये राज्य की कैबिनेट के बारे में मैंने आपको बताया। अब बच्चों यहां पर आपके मन में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर में सर ने जो है ना तो किसी उप मुख्यमंत्री के बारे में बताया, जबकि दो दो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ही हैं, तो ऐसा क्यों नहीं बताया, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि हमारे मंत्रिपरिषद की संरचना में या स्ट्रक्चर में जो है वो किसी प्रकार के उप मुख्यमंत्री का कोई निरंतर नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, ठीक है। वहां अगर हम देखें कि नियुक्ति, अभी आप देखेंगे जो अपॉइंटमेंट होता है राष्ट्रपति राज्यपाल जो नियुक्ति करता है, तो वहां सीधा कहा गया है कि भाई जो मुख्यमंत्री द्वारा जो है जो सलाह दी जाएगी मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। अब उसमें कैबिनेट मंत्री होगा कि राज्य मंत्री होगा कि उप मुख्यमंत्री होगा, ऐसी कोई सलाह नहीं दी गई, ठीक। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में आप देखें तो विभिन्न राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, ठीक है, चाहे वो जो है वो कर्नाटका हो, ठीक, कई ऐसे स्टेट में ऐसी परिस्थितियां आई कि जब आपने देखा होगा कि बिहार था तो कई ऐसे स्टेट्स जहां पर उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम का अपॉइंटमेंट किया गया, और अभी मैंने आपको संरचना में नहीं बताया। तो इसका कारण यह है कि अगर हमारी निर्धारित संरचना कहा जाए, चाहे वो केंद्र की मंत्रिपरिषद हो या राज्य की मंत्रिपरिषद हो, तो दोनों संरचना की अगर हम बात करें तो दोनों संरचना में, दोनों स्ट्रक्चर में जो है वो ये आप ध्यान रखिए कि केंद्र में उप प्रधानमंत्री या डिप्टी पीएम का कोई प्रावधान नहीं है। वो एक राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार परंपरा के रूप में कभी कभी अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है, ठीक वैसे ही जो है अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में भी उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि ऐसी परिस्थिति बनी और उस समय वो अपॉइंटमेंट किए गए, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसी परिस्थिति अनुसार ही हुआ, क्योंकि 2017 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए और भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, बहुत बड़ा बहुमत मिला, तो उस समय जो है वो बहुमत तो बहुत बड़ा मिला लेकिन किसी भी एक नेता को सर्वमान्य नेता नहीं माना गया, उसे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। तो ऐसे में जो है फिर ये सबसे बड़ी स्थिति आई कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कहीं पर मुख्यमंत्री के दावेदार जो है वो योगी आदित्यनाथ हुए, कहीं पर मुख्यमंत्री के दावेदार केशव प्रसाद मौर्य हुए, कहीं पर मुख्यमंत्री के दावेदार दिनेश शर्मा हुए, ठीक है। तो इसी तरह से जो है अलग अलग कुछ और नेता भी मुख्यमंत्री के दावेदार हुए। अब ऐसे में जो है जब निर्धारित हुआ पार्टी के द्वारा, भाजपा के द्वारा कि जो है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के, यानी भाजपा का नेता जो है वो जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा वो योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा, तो मुख्यमंत्री वो नियुक्त होंगे। तो ऐसे में जो है अब
कहीं ना कहीं परिस्थितियां थी कि एक बड़े ग्रुप को जो है वो बैलेंस करना था, संतुलित करना था। उसके लिए केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और कहीं पर डॉक्टर दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये परिस्थितियों वश नियुक्ति है, ये कोई स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। ठीक, अब यहां पर एक चीज और बच्चों बता दूं मैं कि अगर आप पूछे कि ये जो डिप्टी सीएम होता है या उप मुख्यमंत्री होता है, इसका कौन से मंत्री का स्टेटस होगा, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, तो ये कौन सा मंत्री माना जाएगा, कैबिनेट मंत्री माना जाएगा कि राज्य मंत्री माना जाएगा, तो ये कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो डिप्टी सीएम इज इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर। डिप्टी सीएम इज इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर या कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है और कुछ नहीं है, वो कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, जैसे केशव प्रसाद मौर्य लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा एजुकेशन डिपार्टमेंट या शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं योग्यता या क्वालिफिकेशन। मंत्रियों की योग्यता, मंत्रियों की योग्यता। ठीक, जैसे केंद्र में मंत्री बनने के लिए उसे एमपी होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। ठीक, उसी तरह से मंत्रियों की योग्यता की अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, तो मंत्रियों की योग्यता में जो है, अगर राज्य मंत्री परिषद में किसी को शामिल होना है तो उसकी योग्यता क्या है, वह एमएलए या एमएलसी हो। ठीक, पहली चीज क्या है, वह एमएलए या एमएलसी हो या एमएलए या एमएलसी चुने जाने योग्य हो, चुने जाने योग्य हो। ठीक, तो क्वालिफिकेशन क्या है, वह एमएलए या एमएलसी हो या एमएलए या एमएलसी चुने जाने योग्य हो। नहीं है तब भी हो सकता है वो। ठीक, अभी उसके उदाहरण पर भी हम आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे अनुच्छेद 164(4) में ये कहा गया है, आर्टिकल 164(4) में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री नियुक्त होते समय एमएलए या एमएलसी नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर सदस्यता प्राप्त करनी होगी, सदस्यता प्राप्त करनी होगी, अन्यथा वह मंत्री नहीं रहेगा, अन्यथा वह मंत्री नहीं रहेगा। ठीक, एक बार फिर मैं इसको बोल भी दे रहा हूं, अनुच्छेद 164 के 4थे सेक्शन में यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक, क्योंकि योग्य है तो बनाया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति मंत्री नियुक्त होते समय एमएलए या एमएलसी नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर सदस्यता प्राप्त करनी होगी, अन्यथा वो मंत्री नहीं रहेगा। ठीक, तो यानी 6 महीने का समय मिला है। अगर कोई एमएलए या एमएलसी नहीं है तो भी वो मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बन सकता है, बट योग्यता होनी चाहिए और तब जाकर वो बनेगा, और ये कंडीशन रख दी गई है। अब इसका मैंने अभी आपको कहा उदाहरण यूपी ही उदाहरण है, जिनका हमने नाम लिया वही उदाहरण है। 2017 में जब इलेक्शन हुए, मैंने कहा कि भाजपा को बहुमत मिला, 200 से ज़्यादा विधायक चुने गए, लेकिन बड़ी विडंबना की बात आज की राजनीतिक परिस्थिति में है कि उसमें से एक भी एमएलए इस योग्य नहीं था कि उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके।
एक भी एमएलए इस योग्य नहीं था या नहीं समझा गया। किसके द्वारा? भाजपा के द्वारा, पार्टी के द्वारा, कि उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके। एमएलए तो क्या, मुख्यमंत्री तो क्या, डिप्टी सीएम बनाया जा सके, ऐसी योग्यता भी किसी 200 से ज्यादा विधायकों में नहीं समझी गई। क्यों? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए चुना गया योगी आदित्यनाथ को, वो गोरखपुर से सांसद थे, एमपी थे, ना एमएलए थे ना एमएलसी थे। उप मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री के लिए चुना गया केशव प्रसाद मौर्य को, वो फूलपुर इलाहाबाद से सांसद थे। ठीक है। डॉक्टर दिनेश शर्मा को चुना गया उप मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री के लिए, जो लखनऊ के मेयर थे। इसका मतलब वो ना एमएलए थे ना एमएलसी थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है। लेकिन अब उनके पास क्योंकि योग्यता का ये क्लॉज था, वो एमएलए या एमएलसी चुने जाने योग्य थे, तो इसलिए संवैधानिक रूप से उनको नियुक्ति का अधिकार था और वो नियुक्त किए गए, वो अपॉइंट किए गए। और उसके बाद उन्होंने 6 माह के अंदर विधानमंडल की, लेजिस्लेचर की सदस्यता ग्रहण की एज अ एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और फिर वो जो है यहां पर इस तरह से जो है वो मंत्री के रूप में आगे कंटिन्यू हुए। ठीक, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ। इससे जस्ट पहले अगर हम देखें, अखिलेश यादव सपा की सरकार थी, बहुत सारे विधायक थे, लेकिन कोई मुख्यमंत्री के योग्य नहीं समझा गया। अखिलेश यादव सांसद थे, उनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और फिर 6 माह के अंदर उन्होंने एमएलसी के रूप में सदस्यता ग्रहण की और तब जाके अपने कार्यकाल को पूरा किया। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो योग्यता या क्वालिफिकेशन का ये पॉइंट था। अब हम लोग बात करते हैं नियुक्ति या अपॉइंटमेंट। नियुक्ति या अपॉइंटमेंट, मंत्रियों की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। तो बच्चों, नियुक्ति या अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 में अपॉइंटमेंट का प्रावधान दिया गया है। और 164 का जो सेक्शन 1 है वो ये कहता है, अनुच्छेद 164 सेक्शन 1 के अनुसार विधानसभा में बहुमत दल, मेजॉरिटी पार्टी, बहुमत दल, भाजपा बहुमत दल थी, मेजॉरिटी पार्टी, ठीक है, बहुमत दल के नेता योगी आदित्यनाथ चुने गए, के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है नियुक्ति का। फर्स्ट पॉइंट, अंडर आर्टिकल 164(1) लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में बहुमत दल में या मेजॉरिटी पार्टी के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। ठीक। अब जैसे पश्चिम बंगाल, कल बहुत अवेटेड चुनाव रिजल्ट जो भी कह लें, और ऐसा चुनाव जिसको कहा जाए, अगर ये कह दिया जाए पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो तमाम लाशों पर लड़ा गया, तो इसमें कोई मतलब कहीं से भी कोई संशय नहीं है, किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है, क्योंकि शायद भारत के इतिहास में ये पहला चुनाव होगा जिसको ये कहा जाए स्टेट का इलेक्शन होगा, जिसने जो है कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं को समाप्त करके लड़ा गया। ठीक है। तो अब आप अगर देखें तो उस चुनाव में कौन सी पार्टी जीतती है या कौन सी पार्टी हारती है तो बात की बात है। अगर कहा जाए कि पश्चिम बंगाल में कोई भी जीतेगा, भारत की जनता हारेगी और हार चुकी है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम चुनाव में बिजी था जब भारत को कोरोना पूरी तरह से जकड़ रहा था। जब भारत को कोरोना जकड़ रहा था तो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो कहाँ बिजी था?
वो चुनाव में भी जीता। इसलिए बड़ी विडंबना सी है और इसमें कोई कहीं से भी कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप सबको ये दिख रहा है कहीं ना कहीं। अब उसमें उसके लिए सब दोषी हैं, कोई एक दोषी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा, पश्चिम बंगाल में जिसको भी बहुमत मिलेगा उसके नेता को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, ठीक। यहीं पर एक चीज और आती है बात कि राज्यपाल का स्वविवेक कब काम करेगा, जब किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, तब राज्यपाल अपने स्वविवेक से किसी भी पार्टी के नेता को या किसी अलायंस के नेता को नियुक्त कर देगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का आया। दूसरा, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, तो मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी अब एक भी मिनिस्टर अगर अपॉइंट करना है तो मुख्यमंत्री की सलाह से होगा। तो यानी नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहां पर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के परामर्श से या के एडवाइस से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक। इसका मतलब अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, प्री मेंस इंटरव्यू कहीं भी पूछा जाए कि राज्य मंत्रिपरिषद में डिप्टी सीएम के पद का निर्धारण, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इन सब का निर्धारण कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री के एडवाइस जो है वो गवर्नर को मानना है। वो ये नहीं कह सकता है कि नहीं हम डिप्टी सीएम अपॉइंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं, वो उसकी सलाह से ही अपॉइंटमेंट करेगा। मेजॉरिटी पार्टी का नेता है, वो अपॉइंट हो गया और उसकी सलाह से वो नियुक्ति करेगा, ठीक है। और इसीलिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति से मंत्रिपरिषद है की नियुक्ति होती है, और मुख्यमंत्री अगर त्यागपत्र दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपके लिए ज़रूरी है कि आप देखिए यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, इसमें राज्य के संबंध में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और एक पहला उसको हम बताने से पहले ये बता दें कि हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि सीएम अपॉइंट होता है, सीएम अपॉइंटेड बाय गवर्नर, मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो यहां पर नियुक्ति शब्द को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे ममता बनर्जी नियुक्त हुई तो अब लोगों ने कहा ममता बनर्जी मुख्यमंत्री निर्वाचित हुई, निर्वाचित नहीं हुई, निर्वाचित एज ए एमएलए हैं, लेकिन अपॉइंट हुई, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जो है वो अपॉइंट हुए हैं मुख्यमंत्री के नियुक्त में, ना कि चुने गए हैं, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट होता है यहाँ, जैसे प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक। अब नियुक्ति में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम उस पर आते हैं। नियुक्ति में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आप नोट करके आप 2 पॉइंट लिखेंगे, और वो दोनों अमेंडमेंट हैं, संशोधन है, ठीक है। एक अमेंडमेंट तो केंद्र में आ चुका है, सेंट्रल में, ठीक है, कि 91वां संविधान संशोधन 2003, जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को सीमित किया गया। जैसे केंद्र में सीमित किया गया वैसे राज्यों में, और उत्तर प्रदेश में तो ये हालात हो गए थे कि 100 से ज़्यादा 102, 104, 105 मंत्री बनते थे। तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर नियुक्ति के अंतर्गत जो नोट करके अगर आप लिख लें, उसके नीचे आप ऐसे लिख सकते हैं, नोट 1, 91वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित, चीफ मिनिस्टर सहित सभी मंत्रियों
की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 15% निर्धारित की गई, डिसाइड की गई। ठीक है, तो 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की संख्या यानी टोटल मिनिस्टर की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 15% निर्धारित की गई। ठीक, मतलब 400, अगर यूपी में 400 ओवर, अगर मोटे तौर पर हम कहें 400 विधायक हैं, 403 है कि 402 है, उस पर नहीं जा रहे, 400 हैं, तो इसका कितना 15%। ठीक, इसका मतलब कि कितने मंत्री होंगे? ठीक है, 60 मंत्री, मुख्यमंत्री सहित मैक्सिमम। ये संख्या क्या है? ये अधिकतम है, ये मैक्सिमम है। ठीक, तो अधिकतम संख्या जो है वो 60 यानी 15% या उससे अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जैसे केंद्र में मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% निर्धारित की गई, उसी तरह से राज्य में विधानसभा की कुल संख्या का 15% निर्धारित की गई। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या का 15% निर्धारित की गई। ठीक, लेकिन अब यहां पर हम लोकसभा और इसमें तुलना अगर हम करें तो भाई लोकसभा में तो एक है और सबको पता है 543 सदस्य हैं, तो वहाँ कोई समस्या नहीं। लेकिन स्टेट में समस्या थी। स्टेट में अब जैसे गोवा राज्य विधानसभा 40 सदस्य, अब एक समस्या कि 40 का अगर हम 15% करेंगे, भाई सीधी सी बात है, तो कितने बने? 40 का अगर आप 15% कर देंगे तो ये संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, तो अब 6 मंत्री, ये बहुत कम आ रहा था। ठीक है, इसलिए यहां पर एक और कंडीशन जोड़ी गई छोटे राज्यों के लिए, यानी जहां पर 15% करने पर जो है वो 12 से कम आ रही है, तो वहां पर यह कहा गया 15%, इसका मतलब 15% या 12 मंत्री। टोटल कितने? 12 मंत्री। ठीक है, अब ये 12 मंत्री कौन से राज्यों के लिए? छोटे राज्यों के लिए, जहां पर विधानसभा सीट कम है। ठीक है, उन राज्यों के लिए, गोवा है, सिक्किम है, ऐसे राज्यों के लिए, छोटे राज्यों के लिए ये प्रावधान किया गया कि जो है वहां पर कम से कम 12 मंत्री नियुक्त होने चाहिए। अधिकतम इसके लिए तो अधिकतम है, लेकिन छोटे राज्यों के लिए ये संख्या क्या हो गई? ये मिनिमम है। ठीक है, ये मिनिमम संख्या हो गई। भाई 15% तो ऑलरेडी वहां पर 15% का रूल तो फॉलो हो ही रहा है, मैक्सिमम वो कर ही नहीं सकते, उनको तो एक्सटेंशन मिल रहा, बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, देखिए सामान्य रूप से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, किसी भी स्टेट के लिए जो फॉर्मूला होगा वो 15% होगा। न्यूनतम संख्या का कोई फॉर्मूला है नहीं, मिनिमम संख्या का फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, तो अब ऐसे में जो है अधिकतम संख्या की बात की गई कि न्यूनतम कितने मंत्री होंगे, इसका कोई प्रावधान ऐसे राज्यों के लिए नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन अब ये, अच्छा हाँ, ये अमेंडमेंट किस आर्टिकल में किया गया ये भी मैं बता दूं आपको। ये अमेंडमेंट आर्टिकल 164(1) में ही किया गया है। ठीक, आर्टिकल 164(1) में ही ये अमेंडमेंट किया गया है कि 2 कंडीशन हो गई। मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, मैक्सिमम कंडीशन में। लेकिन छोटे राज्यों में कम से कम 12 मंत्री अपॉइंट किए जाएंगे या नियुक्त किए जाएंगे। ठीक, अब दूसरे अमेंडमेंट पर आते हैं। नोट 2 के आधार पर आप दूसरा अमेंडमेंट लिखिएगा। सेकेंड अमेंडमेंट है 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 94वां संविधान संशोधन 2006, 94th 94वां संविधान संशोधन 2006। ठीक, तो 94वें संविधान संशोधन 2006
के बाद विशेष मंत्रियों की नियुक्ति की स्थिति। ठीक, तो देखिए अब ये अमेंडमेंट भी किसमें किया गया, इसी में 164(1), क्योंकि नियुक्ति इसी के अंतर्गत है। ठीक है, तो अब क्या किया गया, 94वें संविधान संशोधन 2006 के बाद विशेष मंत्रियों की नियुक्ति की स्थिति। विशेष मंत्री क्या, ये जो है हमारे संविधान में 164 में ये प्रावधान किया गया कि भाई राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा और उसकी सलाह से जो भी मंत्री नियुक्त होंगे वो नियुक्त किया जाएगा। ठीक, लेकिन उसी आर्टिकल के अंतर्गत 164(1) के अंतर्गत कुछ राज्यों में, ठीक है, जैसे बिहार, हाँ, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्यों की अगर हम बात करें तो ऐसे राज्यों में जो है वो ये प्रावधान किया गया कि भाई ऐसे राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब के वेलफेयर के लिए स्पेशल मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में वहाँ हैं, उनके कल्याण के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक, तो जब छत्तीसगढ़ बन गया, बिहार जो है वो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बन गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में तो अनुसूचित जनजातियों के लिए मंत्री की जरूरत थी, लेकिन बिहार में आवश्यकता नहीं थी। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा उस राज्यों की लिस्ट से बिहार को हटाकर और जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड को शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं नियुक्ति की स्थिति, यानी 2006 के बाद विशेष मंत्रियों की नियुक्ति की स्थिति। तो अब राज्यपाल द्वारा निम्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब के वेलफेयर या कल्याण के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी या मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, राज्यपाल द्वारा निम्न राज्यों में शेड्यूल्ड ट्राइब के कल्याण के लिए, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो है जो स्टेट हैं उनका अगर हम देखें लेटेस्ट जो है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ जो मैंने आपको बताया कि, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये 4 स्टेट हैं प्रेजेंट टाइम जहां पर विशेष रूप से ऐसे मंत्रियों की नियुक्ति की आवश्यकता है, यानी ऐसे मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, विशेष मंत्रियों के रूप में। अब ये दोनों स्टेट जो है वो किसकी जगह पे आए, बिहार की जगह पर। इसका मतलब पहले इस लिस्ट में किसका नाम रहा होगा, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक, तो बिहार को रिप्लेस करके और बिहार के स्थान पर इस संशोधन के द्वारा, ये ऐसा नहीं कि इस अमेंडमेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया, ये समझ लीजिएगा आप, इनकी नियुक्ति का प्रावधान हमारे मूल संविधान में था। ठीक है, इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, अगर ये कहा जाए कि इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, तो बिहार के स्थान पर झारखंड और छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया। ठीक है, बिहार के स्थान पर छत्तीसगढ़। तो अब प्रेजेंट स्टेटस ये क्या है कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से 4 राज्यों में ऐसे विशेष मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, ऐसे राज्यों में अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका अपॉइंटमेंट या नियुक्ति के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों कार्यकाल या टर्म के बारे में। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल या टर्म की अगर हम बात करें, कार्यकाल या टर्म,
तो देखिए, कार्यकाल या टर्म की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है कि निर्धारित कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष है। ये सुनिश्चित है कि 5 वर्ष का कार्यकाल है, इसमें कोई संशय नहीं है किसी भी प्रकार का। और 5 वर्ष के पूर्व ये इंपॉर्टेंट है कि वो कार्यकाल किन स्थितियों में समाप्त हो सकता है। तो अगर हम कार्यकाल की बात करें तो क्या है वो 5 वर्ष, परंतु इससे पूर्व, इससे पहले, इससे पूर्व निम्न परिस्थितियों में, फॉलोइंग कंडीशंस में, निम्न परिस्थितियों में कार्यकाल समाप्त हो सकता है, समाप्त हो सकता है। ठीक, फॉलोइंग कंडीशंस में कार्यकाल समाप्त हो सकता है। ठीक, अब पहली परिस्थिति क्या है? मुख्यमंत्री स्वयं किसको त्यागपत्र दे दे? राज्यपाल को रेजिग्नेशन दे दे, त्यागपत्र दे दे। ठीक, दूसरी परिस्थिति, राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दे। भाई सीधी सी बात है, बहुमत खो दिया लेकिन वो विधानसभा में जाने को तैयार नहीं, राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, तीसरी परिस्थिति क्या हो सकती है? जब विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 164 के अनुसार, अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो उसे जो है उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। और मुख्यमंत्री की सलाह से अगर किसी मंत्री की नियुक्ति की जा सकती है तो मुख्यमंत्री की सलाह से किसी मंत्री को हटाया भी जा सकता है, उसका कार्यकाल कभी भी समाप्त हो सकता है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं 5 वर्ष, परंतु इससे पूर्व निम्न परिस्थितियों में कार्यकाल समाप्त हो सकता है। पहली परिस्थिति क्या है? यदि मुख्यमंत्री सीएम राज्यपाल को त्यागपत्र दे दें, रेजिग्नेशन या त्यागपत्र दे दें। ठीक, दूसरा, सेकेंड, मुख्यमंत्री की सलाह से किसी भी मंत्री को, किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। ठीक, तीसरा, राज्यपाल द्वारा, गवर्नर या राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बर्खास्त कर दी जाए, टर्मिनेट कर दी जाए। और चौथी परिस्थिति है विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। ठीक है, विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए या पारित हो जाए। तो ये वो परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले समाप्त हो सकता है। आप देख रहे हैं लास्ट वाली जो परिस्थिति, उसमें एक चीज और आप शामिल कर लीजिएगा, विधान परिषद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। ठीक, इसमें आप लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि अनुच्छेद 164(2), ठीक है, यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, आर्टिकल 1642, 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, या मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से, कलेक्टिव
रिस्पॉन्सिबल टू विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद से कोई लेना देना नहीं। जैसे केंद्र में राज्यसभा से कोई उत्तरदायित्व नहीं है। किससे उत्तरदायित्व है? लोकसभा से। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वैसे ही राज्य में विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो मुख्यमंत्री जो है ये मंत्रिपरिषद सहित किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये आप लिख देंगे तो ये लाइन पूरी हो जाएगी, क्योंकि अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, तो वो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक, अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई सामूहिक रूप से पूरी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, कोई एक मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप से पर्सनली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? गवर्नर। बिल्कुल सही, राज्यपाल। गवर्नर, राज्यपाल, क्योंकि मैंने दूसरा पॉइंट तो यही लिखा है ना, मुख्यमंत्री की सलाह से किसी भी मंत्री को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपाल, यहां ये जरूर ध्यान रखना है, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री सलाह नहीं देगा तब तक वो नहीं हटा सकता। ठीक है, तो उसकी सलाह से ही उसे हटाया जा सकता है। ठीक, अब राज्य मंत्रिपरिषद में एक छोटी सी चीज और बची है, मंत्रिपरिषद की शक्तियां। हालांकि वो सारी शक्तियां राज्यपाल की शक्तियां हैं, लेकिन आप लिख सकते हैं मंत्रिपरिषद की शक्तियां। ठीक, अगर हम बात करें बच्चों मंत्रिपरिषद की शक्तियों को, तो सीधी सी बात है, अनुच्छेद 163 में ये कहा गया है, आर्टिकल 163, अनुच्छेद 163 में यह कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए, गवर्नर को या राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। ठीक, यानी आप ये लिख सकते हैं अनुच्छेद 163 के अंतर्गत, ठीक, आप इसी के लिए 163 के अंतर्गत राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद यानी राज्य मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से कार्य करता है। ठीक, तो अनुच्छेद 163 के अंतर्गत 163 के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 163 गवर्नर या राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। ठीक है, अतः राज्यपाल की सभी शक्तियां किसकी शक्तियां हैं? राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियां। वास्तविक रूप से किसकी शक्तियां होती हैं? वो राज्य मंत्रिपरिषद या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की शक्तियां होती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की सभी शक्तियां सामान्यतः जो दिख रही हैं, वो सभी शक्तियां जो है वो किसकी शक्तियां होती हैं? वो सभी शक्तियां जो है वो मंत्रिपरिषद की शक्तियां होती हैं। बस केवल राष्ट्रपति शासन के समय वो स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करता है, उस समय कोई मंत्रिपरिषद नहीं होती है। लेकिन जब मंत्रिपरिषद होती है तो उसे मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करना होता है। अब आप देखिए, पश्चिम बंगाल में करीब 2 वर्ष से चुनाव की जब से परिस्थितियां बनाई गई, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जब वहां के गवर्नर को एजेंट के रूप में प्रयोग किया गया, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में प्रयोग किया गया। लेकिन फिर भी गवर्नर जो है वो राज्यपाल की सलाह से गवर्नर राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम कर रहा था। कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियां जरूर बनी कभी कभी जब उसने इग्नोर किया, कुछ विधेयकों पर साइन नहीं किया या ऐसा कुछ किया। लेकिन कब तक? आप अगर मंत्रिपरिषद है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ये कह सकते हैं कि यदि राज्य मंत्रिपरिषद है तो वास्तविक शक्तियां जो रियल पावर होती हैं
वो रियल पावर्स जो है मंत्रिपरिषद के पास होती है, राज्यपाल केवल नाम मात्र का जो है वो प्रमुख होता है। हाँ, ये बात अलग है कि राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल के पास कुछ शक्तियां ज़्यादा हैं जिनका प्रयोग वो बीच बीच में करता है। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का मतलब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी भाजपा की है। अगर केंद्र से उनका संबंध अच्छा है तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सब कुछ है, राज्यपाल का मतलब सिर्फ नाम मात्र का राज्यपाल हो। अब वो राज्यपाल चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो वास्तविक रूप से जो शक्तियों का संचालन वो मंत्रिपरिषद करती है। तो बच्चों, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत हम लोगों ने कार्यपालिका या इससे रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस किया। ठीक है, अब स्टेट में सिर्फ स्टेट का जो लेजिस्लेचर है या राज्य विधानमंडल है वो बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज मैं चाहता हूं कि आप करिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो है मैं जो है आपको दे रहा हूं, और जो है अगर वो क्वेश्चंस जो मैं बोलने जा रहा हूं वो क्वेश्चंस मेरे बोलते ही आपको आंसर ध्यान आ रहा है तो इसका मतलब अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो आप अपने नोट्स को पलटिएगा। ठीक है, और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं अभी तक जो टॉपिक कवर हो चुके हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं बोलने जा रहा हूं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जो है वो आप जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, और उनके आंसर्स अगर आपको आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सर्वप्रथम किस एक्ट के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई? सर्वप्रथम किस अधिनियम या किस एक्ट के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम स्टार्ट हुआ या प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, विभागीय प्रणाली, जो अभी आप मंत्रिपरिषद देख रहे थे, विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कुछ शब्दों को शामिल किया गया? प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कुछ शब्दों को शामिल किया गया? ठीक। नेक्स्ट, संघात्मक संविधान के 3 प्रमुख संविधान की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, दोहरी नागरिकता के लाभ क्या हैं? ठीक, ड्यूअल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता के लाभ क्या हैं? ठीक, तो मैं आप देखिए 1 लाइनर भी हैं,
हाँ, शॉर्ट आंसर्स भी हैं, 2-3 पॉइंट्स में भी आंसर्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे बोल रहा हूं, और ये कोशिश करना कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है बिना नोट्स को पलटे हुए, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अपनी बुक्स में, अपने नोट्स में जो भी है जहां भी सर्च करें वो, ठीक है। लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो बिना नोट्स को देखे हुए पहले इनको रिकॉल करने की कोशिश करें और उसको लिखने की कोशिश करें, सही गलत जो भी आपको याद आ रहा है, और उसके बाद फिर आप ये कोशिश करिए, फिर उसके बाद आप चेक करिए कि भाई क्रॉस चेक कर लीजिए कि मेरा कहाँ गड़बड़ हुआ कहाँ नहीं, ठीक है, वो बाद में। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ये वन लाइन आंसर है, ठीक है, ये वन लाइन आंसर है, बट यहां पर आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 ऐसे बिंदु हो गए, ये आपका शॉर्ट आंसर हो गया, या 1-2 पॉइंट्स में आपके आंसर हो गए, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही आप लिखने की कोशिश करिएगा। 5 क्वेश्चन हुए, अभी मैं कुछ और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है। कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपके सामने आने ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपका वर्कआउट है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15(4) व 16(4) में क्या अंतर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण संरक्षण के लिए भाग 4 व भाग 4A में क्या प्रावधान है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस प्रकार प्रवर्तन में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा की विशेष शक्तियां क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संसद की संयुक्त बैठक क्यों होती है। ठीक, अब फिर से मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 15(4), ठीक है, वह 16(4), 15(4) एंड 16(4) में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण संरक्षण या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए पार्ट 4 मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वह पार्ट 4A, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंट करने की शक्ति किस प्रकार प्रवर्तन में लाई जाती, किस प्रकार इंप्लीमेंटेशन में या प्रवर्तन में लाई, कौन सी सिचुएशन में लाई जाती है, ठीक है, और कितना कैसे होती है, उसके बारे में, इंप्लीमेंटेशन कितने समय के लिए होता है, या जो भी चीज़ें हैं वो आप इसके बारे में बता सकते हो, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता हो।
क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा की विशेष शक्तियां क्या है, स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा। एंड क्वेश्चन नंबर 10, संसद की संयुक्त बैठक क्यों होती है, किन कार्यों के लिए होती है, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो बच्चों आज के लिए ये आपको होमवर्क है, 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस हैं जो या तो 1 लाइन आंसर है या तो पॉइंट्स में 2-3 पॉइंट्स के आंसर है, यानी बहुत शॉर्ट आंसर्स हैं, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिविल के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल के एक एक स्टूडेंट को जो है इस पे ज़रूर लिखना है, और सिविल के स्टूडेंट्स ये याद रखेंगे कि मैं उनसे इनके आंसर्स व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर ऐप के माध्यम से, ठीक है, किसी भी माध्यम से मैं इसके आंसर्स मांग सकता हूँ, ठीक। कल संडे है, कल इसको लिख लेना, और उसके बाद जब हम मांगें, क्योंकि ये ध्यान रखना, अब आप इसके लिए तैयार हो जाओ कि आप पूरी तरह से आप एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट हो। किसी के यहाँ कोई विषम परिस्थिति है, ठीक है, आज के कोरोना काल में मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो अपवाद है, भगवान ना करे किसी के यहां कोई ऐसी परिस्थिति बने, ठीक है, तो वो एक अपवाद है, मैं उनको नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर आप सामान्य स्थिति में हैं तो किसी प्रकार की लापरवाही मत करिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा, आपके एग्जाम शुरू होंगे, आपको तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। ये बात 2020 में भी मैंने कही थी, तो अभी समय है, आप अलर्ट हो जाओ पूरी तरह से। तो इनके आंसर्स जो है वो कॉपी नहीं करना है, आपको लिखना है, क्योंकि मैं आपसे ये बोलूँगा कि कोई टाइम, जैसे मैंने आपको कहा कल संडे है आप कर लेना, ठीक, तो हो सकता है कल इवनिंग में या परसों मैं किसी भी टाइम आपसे बोलूँ 15 मिनट के अंदर मुझे उसकी फ़ोटो स्कैन करके और मुझे भेजिए, PDF फॉर्म में भेजिए, ठीक है। तो जैसे अब ये ध्यान रखना, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ना तो स्कैन करना जानते हैं ना PDF बनाना जानते हैं, तो ये सब अब जानो, सीखो। इंटरनेट के युग में हम आपको कोई भी पेपर जो होता है उसको स्कैन करते हैं, PDF बनाते हैं, आपको भेजते हैं। सेम वैसे ही आपसे मैं मांगूंगा, आपसे बोलूँगा आप उसको भेजो, ठीक है। तो आंसर्स आप अपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज का आपका PDF होगा, ठीक है, तो 2 पेज में आप उसको PDF आपको भेजना होगा, ठीक। तो इस तरह से आप अब रिस्पॉन्सिबल बनिए, क्योंकि अब जो है जो एक्टिव होंगे और रिस्पॉन्सिबल होंगे वही आगे कंटिन्यू होंगे क्लासेस में, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब अभी तक कोई ऐसा बड़ा फिल्ट्रेशन हमने नहीं किया, अभी जो फिल्ट्रेशन हुए हैं वो बहुत सतही तौर पर हुए हैं। अब जो है, अब आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि बैचेस बहुत ज़्यादा फिल्टर होंगे, तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आप अलर्ट हो जाओ, ठीक है। जिन बैचेस में कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कत है वो जल्दी से संभल जाएं, क्योंकि आप अपने लिए करोगे, इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।